हेलो दोस्तों, भाई क्या हाल चाल आप सारे लोगों के यार। तो फिर भाई आज ना पता है हम आ गए थे भाई इधर की तरफ। देखो भाई इधर है भाई युद्धि भाई और जतिन भाई है ना इधर की तरफ। यार हम ना बारबेक्यू करने के लिए आ गए थे थोड़ा सा ऐसी वीकेंड में। तो यार हमने ना मतलब कि सोचा यार कि ना आपके जो क्वेश्चंस थे ना यार उनके आंसर देने बहुत ज़रूरी हैं। तो यार कई सारे लोगों का ना मेरे पास क्वेश्चंस आए थे, कमेंट्स आए थे कि ना यार सैलरी कितनी होती है जापान के अंदर, भाई सैलरी बता दो भाई हमें। तो यार मैं ना मतलब मैंने सोचा यार एक बार आपको ना पूरा क्लियर ही करके बता देता हूँ कि यहाँ पे ना सैलरी का क्राइटेरिया क्या होता है, किस मतलब के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, पार्ट टाइम की क्या सैलरी होती है, फुल टाइम की क्या होती है ना। तो भाई पहले ना स्टार्ट करता हूँ मैं पार्ट टाइम से, ठीक है। तो पार्ट टाइम में ना भाई जो सैलरी होती है ना मिनिमम, वो भाई आपको अच्छी सिटी में अगर आप रह रहे हो, ठीक है, ओसाका टोक्यो में रह रहे हो तो 1000 से ऊपर ही मिलेंगे, ठीक है। 1000 येन मिनिमम है यहाँ पे भाई, ठीक है। 1000 येन मिनिमम है, उससे ऊपर ही आपको मिलेंगे कहीं पे भी आप चले जाओगे तो पर आवर, है ना। तो भाई जहाँ पे मैंने काम करा है ना वहाँ पे 1600 थी, ठीक है। और बाकी मैंने एक बार ही ना एक जगह पे पार्ट टाइम टाइप का करा था, वो मतलब कभी कभी होता था वो काम, बहुत ही कम होता था, ठीक है। तो वहाँ पे ना 2200 भी था, 2200 येन भी भाई मेरे को मतलब कि मिलते थे पर आवर के हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा यार भाई जतिन भाई ने भी भाई देखो जॉब करी है, पार्ट टाइम जॉब करी है ना भाई। बिल्कुल किया भाई। पार्ट टाइम में ऐसा है, मैंने किया था मोस्टली कोम्बिनी में। अच्छा। तो कोम्बिनी में जैसे क्या होता है आपका ना, टोक्यो के अंदर में था तो वहाँ पे 1000-1100 कुछ वैसा रहता था। लेकिन अगर हम टोक्यो से थोड़ा सा हट के किसी आसपास की सिटी में चले जाते हैं वहाँ पर ना थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लाइक 965, 965, 980 कुछ वैसा हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं 1000 एन अप्रोक्स, बहुत माइनर से डिफरेंस आ जाता है। अच्छा। तो ऐसे होता है। और जैसे कि 28 घंटे की लिमिट होती है स्टूडेंट वीज़ा पे या फिर आपके डिपेंडेंट वीज़ा पे, पर तो वीक की, पर वीक में 28 आवर्स पर वीक और 1000 येन पर आवर होता था। तो मान लेते लगभग 24-25 घंटे काम हो जाता था एक हफ्ते में। 24 से 25 घंटे अब पार्ट टाइम करो तो ऑलमोस्ट आपका 1 लाख येन हो जाता है मंथली। 1 लाख येन में से मान सकते हैं हम लोग कि 7-8 मन यानी कि 70-80,000 येन के आसपास का आपका मंथली एक्सपेंस, तो थोड़ा बहुत सेविंग हो जाता था उसमें। फीस अच्छा। दे के आए तो फीस अगर सारी पे करके अगर आए, फीस हम लोग अपने इंडिया से फीस पे करके आते हैं तो हमारा जो मंथली एक्सपेंस होता है लाइक लिविंग एक्सपेंसेस है, बेसिकली रेंट हो गया, फूड हो गया, ट्रैवल हो गया, ये सब चीज़ होगा। तो मंथली ये फीस पे कर निकल जाता था मतलब। हाँ मतलब 7-8 मन के आसपास में 70-80,000 येन के आसपास में आप अच्छा बोले तो मतलब एक नॉर्मल लाइफस्टाइल अपना पे कर सकते हैं। और भाई यार भाई युद्धि भाई ने भी ना पता है मेरे को भी मतलब नहीं जॉब है, करी है। मेरी कितना बस ये थी कि कितना टाइम जॉब करी है यार तूने? मैंने 4 महीने बाई तो करी है, फिर 4 महीने? अच्छा अच्छा, 4 महीने सेविंग यूज करना शुरू कर दिया था उसके बाद में। अच्छा अच्छा। पर वही है, मेरा सेम था, कॉम्बिनी था। मेरी नाइट शिफ्ट होती थी ना, उस वजह से मेरा मतलब मंथली अलाउंस थोड़ा ज़्यादा था। अच्छा। जैपनीज येन में 1,20,000 के आसपास मेरी सैलरी आ जाती थी। अच्छा, और पार्ट टाइम से? पार्ट टाइम से। और मेरे लगभग 25 से 28 के आसपास घंटे रहते थे। और जैसे कि छुट्टी पड़ती है तो छुट्टी में क्या होता है कि 40 आवर्स अलाउ होते हैं। जैसे कि नेशनल हॉलीडे है, तुम्हारी स्कूल की तरफ से तुम्हें कोई छुट्टी मिली, नाथ से आसुमी और जो होती है उसमें तुम्हें 40 आवर्स अलाउ होते हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा भी बन जाता है। अच्छा, कि अगर तुम फाइनेंशियली थोड़ा वीक जा चुके हो तो उसमें तुम अपना कवर कर सकते हो, थोड़ा बाई तो ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब ज़्यादा कर सकते हो। अच्छा। तो वही होता है। बाकी ऑप्शंस पार्ट टाइम के जापान में देखा जाए तो मुझे लगता है जैसे फूड इंडस्ट्री है तो इसमें पैकिंग करना, जैसे बेंतो और पैकिंग होते हैं। और मतलब रेस्टोरेंट हो गए, रेस्टोरेंट में बहुत सारे जैसे फॉरेन रेस्टोरेंट है, जैपनीज रेस्टोरेंट है, उनमें भी एज ए किचन में तुम्हें वर्क करना होता है। पीछे वो कुछ ना कुछ हेल्पर का वर्क करवाते हैं, तुम धीरे धीरे सीख लेते हो तो तुम आगे भी मूव कर देते हैं। उसके बाद में आ जाओ तो जैसे कि नवीन भाई ने करी है, TGI फ्राइडे हो गया, इन रेस्टोरेंट्स में जो रेस्टोरेंट फूड चेन है इनमें काम कर सकते हैं। फिर फैक्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं। फैक्ट्रीज़ में सामान को मतलब कि मूवमेंट करना, मशीनें होती है नॉर्मली, ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं होता, पर बिल्कुल फिजिकल वर्क भी नहीं बोल सकते कि नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। तो फिजिकली अगर तुम फिट हो और तुम सब काम करने के बाद तुम्हें लगता है कि इतनी एनर्जी है तो तुम वो भी कर सकते हो। तो यही है पार्ट टाइम का। तो जॉब की कोई दिक्कत नहीं, पार्ट टाइम मिल जाती है। मोस्ट ऑफ तुम्हें स्कूल हेल्प करती है, अगर नहीं मिल हेल्प करती तो यहाँ पर टाउन वर्क, बाईतोरू करके बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, उनके ऊपर तुम अप्लाई करोगे तो वो तुमसे नॉर्मल इंटरव्यू लेंगे। इतना ज़्यादा डीप इंटरव्यू नहीं होता, पर वो तुम्हें जानना चाहिए कि कितने टाइम के लिए तुम जापान रह रहे हो, बेसिक जापानीज बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो, तुम अपनी बातें कन्वे कर पाओगे, ट्रेनिंग ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, थोड़ा मैनर्स वैनर्स देख लेते हैं। तो ज़्यादा डीप इंटरव्यू नहीं होता क्योंकि वर्कर्स की वजह से भी यहाँ पर इतनी कमी है, शॉर्टेज है जापान में, तो पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो है ना। तो भाई पार्ट टाइम जॉब, तो भाई पार्ट टाइम जॉब की सैलरी आपने देखी भाई कितनी होती है ना भाइयों की भी यार। मतलब कि ना जो पर आवर होती है ना, पर आवर वेजेस पे, तो यार वो पर आवर ना मतलब कि 1000 येन पर आवर ही होता है ना मेनली। हाँ एवरेज मतलब यही होता है यार। बाकी ना मैंने मतलब कि 2200 येन भी मतलब कि पर आवर के हिसाब से करी है। तो आप मतलब कि इमेजिन कर सकते हो कि यार
इससे ज़्यादा की भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं है बट वो वही है यार, आपको ढूंढने से मिलेगी, उसमें आपके स्किल्स आ जाते हैं थोड़े से कि आपको कितनी जापानीज आती है, आप कैसे मतलब कि कस्टमर हैंडल कर सकते हो या नहीं कर सकते इन टाइप। एंड ना मतलब जो ये है कि अगर आप फीस पूरी पे करके आते हो स्कूल की और अपने डॉर्मेट्री का खर्चा मतलब 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का पे करके आते हो, तो फाइनेंशियली आपको इतना चैलेंज नहीं आएगा। यहाँ पर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो ढंग से और साथ साथ में पार्ट टाइम जॉब करके अपना लिविंग एक्सपेंस, अपना जो डेली लाइफ का है वो मैनेज कर सकते हो यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर तो जैसे कि जैपनीज खुद भी होते हैं जो स्कूल के बच्चे होते हैं, कोको से ही बोलते हैं, जो मतलब कि जैसे 12th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड वो खुद भी करते हैं पार्ट टाइम जो अपना एक्सपेंस मैनेज करने के लिए। तो आप अपना लाइफ एक्सपेंस साइड बाई पार्ट टाइम से मैनेज कर सकते हो। आपको इतना फाइनेंशियली बर्डन अगर घर से नहीं लेना है या अपनी सेविंग ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है यहाँ पर। तो ये तो हुआ अपना आवरली बेसिस का ना। इसके अलावा कुछ एक होते लाइक मेरे पास रिसेंटली नहीं, जब मेरा स्टडी टाइम था उस टाइम में मेरे प्रोजेक्ट्स आते थे लाइक कंपनीज़ के नाम नहीं ले सकते लेकिन हाँ काफ़ी बड़ी कंपनीज़ जैसे कि हम लोग अपने डेली यूज़ में लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं या फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं बड़ी कंपनीज़ के, तो वैसी कंपनीज़ के ना प्रोजेक्ट आते हैं। तो अगर आपका किसी ऐसी अच्छी कंपनी के साथ टाई अप हो जाता है या किसी अच्छे लिंक आपके हैं ऐसे, तो वहाँ से आपको ना आवरली ना होकर डेली बेसिस का मिल जाता है। लाइक आपको दिन के 2 मान 1 मान यानी कि 10,000 20,000 येन मिलेंगे। छोटा सा प्रोजेक्ट होता है आपका कि हाँ भाई आपको कुछ ऐसा काम है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड है फिर हार्डवेयर रिलेटेड है, आपको ये काम करके आना है, ये जो फिनिश करने के आपका 1 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है या पूरे दिन का काम है, आपको फिक्स अमाउंट यानी कि 10,000 20,000 जो भी आपका अमाउंट फिक्स हुआ वो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही मैंने किया था, कुछ बड़ी कंपनीज थी उनके साथ में, हालांकि मेरी फील्ड का नहीं था बट स्टिल मेरे लिंक्स के थ्रू मुझे वैसी जॉब मिल गई थी पार्ट टाइम में ही। तो मैं जाता था वैसे प्रोजेक्ट्स में, कंपनीज़ के पास में जो उनके प्रोडक्ट में इशू आ रहा होता था वो ऑनलाइन सपोर्ट करके उनके IoT लाइक अपना जो मेन कंपनी है ए कंपनी के IoT सेंटर से सारी डिटेल्स वगैरह कलेक्ट करके और एज इट इज़ आपका जो कस्टमर साइट है, कस्टमर साइट पर उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करके, इस तरह की जॉब्स भी होती हैं अगर आपके पास लिंक्स हैं तो। हाँ मतलब जो आपकी कोई स्किल्स है, हार्ड स्किल, जैसे कि आप टेक्नोलॉजी में आपको कुछ आता है और आप चाहते हो कि उसके रिलेटेड में बराबर काम कर सकता हूँ क्या, तो कर सकते हैं। जैसे भाई ने बताया, मुझे भी याद है मेरे स्कूल में मतलब मेरे क्लास में एक बंदा था तो इंडियन था, तो वो करता था IT कंपनी में काम करता था, वो पार्ट टाइम करता था। जैसे कि स्कूल के बाद उसने 3-4 घंटे डिसाइड कर रखे थे, तो उसमें पे स्किल भी ज़्यादा अच्छा होता है और तो अपना टेक्निकल स्किल यूज़ कर सकते हो। साथ साथ में जैसे कोई अगर होटल मैनेजमेंट वाले लोग हैं तो होटल्स में भी काफ़ी जॉब है। अगर जैसे इंग्लिश स्पीकिंग बंदा है, इंग्लिश में ठीक है, तो रिसेप्शन का काम हो गया, और भी होटल मैनेजमेंट के रिलेटेड भी होटल्स में भी जॉब बहुत है। अभी इंडस्ट्री कोविड में थोड़ी डाउन चली गई थी पर वापस सबसे जॉब स्टार्ट हो गई है, मतलब पार्ट टाइम जॉब मिलने लग गई है होटल्स में। तो यही सब है पार्ट टाइम का। तो हाँ तो भाई आपने देखा यार, बाकी ना आप ना एक बारी ना वो कर सकते हो आप, मतलब कि कैलकुलेशन कर सकते हो है ना। अभी हमने आपको जो भी प्राइजेस बताए हैं ना वो सारे के सारे ना येन में थे, आप एक बारी चेकआउट कर सकते हो कि यार इंडियन रुपीज़ में क्या हिसाब किताब बन रहा है इसका, है ना। तो यार वो हाँ यहाँ पर खर्चा येन में ही होना है। हाँ यार यहाँ पे येन में रखो कैलकुलेशन चाहे। हाँ चाहे येन में रख लो, चाहे तो यार इंडिया में अगर आपको इंटरेस्टेड है कि इंडिया में कितने पैसे मिल रहे हैं टाइप है ना, तो वो आप एक बारी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। एक ना कुछ लोगों को हमेशा रहता है कि यार जापानीज येन अरे 1000 येन मिल रहे हैं लेकिन इंडिया में आके उसके कम पैसे बन रहे हैं, तो वो काफ़ी लोगों को डाउट रहते थे। लेकिन बस अगर आप लोग देख रहे हो ना तो US कनाडा वगैरह में अगर हमारे को वो पैसे बढ़ जाते हैं लेकिन वहाँ पर मिलते भी उसी हिसाब से, लेके आपको मान लेते हैं $100 मिल रहे हैं कहीं पर, तो $100 के आपके कितने 10,000 येन ना अप्रोक्स यही कुछ होंगे। तो यहाँ पर आपको 10,000 येन मिल रहे हैं एक दिन के, वहाँ पर अगर $100 मिल रहे हैं किसी लाइक 7-Eleven वगैरह में जैसे होते हैं कन्वीनियंस स्टोर होते हैं आपका US में कनाडा में, तो अप्रोक्सीमेट आपका जो इनकम है वो सेम रहती है, एक्सपेंसेस भी आपके ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं। डिफरेंस ये ना सिर्फ नंबर्स का खेल है बस। तो जिन लोगों को ये डाउट है प्लीज़ अपना डाउट क्लियर कर लो और इस कन्फ्यूजन से दूर रहो। ठीक है भाई, तो यार ये वाला पार्ट तो हो गया यार पार्ट टाइम का, ठीक है। पार्ट टाइम में ये हिसाब किताब है, इतना इतना पैसा मिलता है, ये हिसाब किताब होता है, ठीक है। इसके अलावा ना अब हम बात करते हैं भाई फुल टाइम की। यार आप ना परमानेंट जॉब अब जब करना स्टार्ट कर देते हो तब उसकी सैलरी कितनी होती है, ठीक है। तो यार मैं ना एक बारी ना पहले आपको एवरेज इनकम बता देता हूँ। यहाँ पे एवरेज स्टार्टिंग कितने से होती है, जो मतलब कि गवर्नमेंट के थ्रू मतलब कि पास करा हुआ लॉ है ना, उस लॉ के अकॉर्डिंग आपको जो मतलब मिनिमम वेजेस है ना वो यहाँ पे भाई 18 मान है, मतलब 1,80,000 येन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी भी कंपनी में आप काम कर लो, ठीक है, चाहे छोटी में कर लो चाहे बड़ी में कर लो, इतना तो ये मिनिमम आपको वो देंगे। उसके अलावा यार कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी अपनी तरफ से कितने अलाउंसेस बढ़ाती है, ठीक है, और मतलब कि क्या क्या देती है आपको, तो उसके हिसाब से यार ना पता आपके वेजेस ना बढ़ते जाते हैं। तो मतलब कि यार मतलब कि जो मैं आपको बताता हूँ ना 18 मान है, मतलब कि 1,80,000 है, लेकिन 1,80,000 से सब ना ज़्यादा ही देते हैं थोड़ा सा,
2,20,000 के आसपास ही देते हैं, मतलब ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी जो होती है ना, जैसे आप फ्रेशर हो, एज अ फ्रेशर आप किसी कंपनी में लगे तो आपको 2,20,000 मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, अकॉर्डिंग मतलब कि जितना मैंने देखा अभी तक उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कम नीचे ऊपर नीचे भी हो सकता है यार, ठीक है। तो भाई का देख लेते हैं, भाई को मतलब तो कि बेसिकली क्या होता है ना, जो 18 मान जो है यानी कि 1,80,000 जो येन है, वो आपकी बेसिक वेज होती है, जो कि गवर्नमेंट की एक बेसिक लिमिट है कि ये अमाउंट किसी भी इंसान को काम करने के लिए देना ही पड़ेगा कंपनी को। वो बेसिक लिमिट आपकी होती है, लाइक हमारे जैसे इंडिया में भी होता है कि 18 साल के हो कि आपके पास स्टडीज़ वगैरह, जापान में जो है कोको यानी कि जो आपका हाई स्कूल होता है वो पास करना जरूरी होता है, हर एक के लिए मैंडेटरी होता है वो। और वहाँ तक कि आपकी स्टडीज़ भी फ्री होती हैं अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो, और मोस्टली लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में ही जाते हैं। तो अगर कोको सोत्सुगी यानी कि कोको स्कूल अपना पास करने के बाद में अगर कोई इंसान जॉब करना चाहता है, उसके बाद में सोचता है कि भाई बस और मेरे से पढ़ाई नहीं होती, बस हाथ खड़े हैं तो फल हो गया अपना ख़त्म, तो उसके बाद में अगर कोई ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर होता है आपका 18 मान यानी कि 1,80,000 येन। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आप चले जाते हैं, लाइक आप मान लेते हैं आपने कोई डिप्लोमा कोर्स कर लिया या फिर ग्रेजुएशन कर लिया, तो उस केस में आपकी ऑब्वियसली आपकी इंक्रीमेंट होती जाती है। अगर मान लेते हैं आपने मास्टर्स की हुई है तो कंपनी के ना अपने एक स्टैंडर्ड्स होते हैं कि भाई कोको है यानी कि आपका जो स्कूल स्टूडेंट जो स्कूल पास आउट है उसको देने 18 मान। अगर आपके पास सेनमुन गाको यानी कि डिप्लोमा कॉलेज है तो उस केस में आपको देंगे 20 मान। उसके बाद आपके ग्रेजुएशन आ जाते हैं तो जैसे नवीन ने भी बोला कि 22 मान, तो ऑब्वियसली इसके पास ग्रेजुएशन है तो ये ग्रेजुएशन के हिसाब से बता रहे 22 मान। अगर आपके पास मास्टर्स आ जाती है तो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है 24 मान। ये फ्रेशर्स के लिए जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और ये तो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ मंथली सैलरी की बात। उसके अलावा ना जापान की कंपनीज़ में क्या होता है, मोस्टली जो जापानीज़ कंपनीज़ है, मैं कहूँगा जापानीज़ कंपनीज़ में ट्रेडिशनल जापानीज़ कंपनीज़ जो है ना वो आपको देती है एक अच्छा पैकेज, एक लाइफ लॉन्ग पैकेज, जिसमें ना आपकी सैलरी बेशक कम होती है, लाइक 20-22 मंथ जो है इंडिया में अगर हम कहें तो काफ़ी कम है, लाइक 15-20 हज़ार रुपये के आसपास, जो मतलब अगर हम कंपेरेटिवली चलते हैं तो उस लेवल पे चली जाती है। बट लेकिन उसके साथ में हमारा जो मेन बेनिफिट होता है वो ये होता है कि हमारा जो बोनस होता है जापान में, वो बोनस हमें बहुत लाइक एक ह्यूज अमाउंट मिलता है। तो आप मान सकते हैं कि आपकी सैलरी का लगभग डबल हो जाता है एक साल में। मान लेते हैं आपने जैसे कि 2 लाख येन, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने 2 लाख येन मंथली सैलरी पे आपका हो गया फिक्स। अब आपके एक साल में 24 लाख येन हुए। लेकिन इतना कुछ या फिर इससे थोड़ा बहुत कम वो डिपेंड करता है कि कंपनी उस ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में किस तरह से प्रोग्रेस कर पा रही है। मान लेते हैं आपकी कंपनी अच्छा ग्रो कर पा रही है, लाइक अभी कोविड के टाइम पे बोनस काफ़ी लोगों को नहीं मिला या फिर बहुत कम मिला, 3 महीने की सैलरी मिली बोनस में या फिर वो भी नहीं मिल पाई कुछ जगहों पर। तो लेकिन मोस्टली कंपनीज में आपको लगभग 1 साल की सैलरी, 6 महीने की सैलरी, 5 महीना, मतलब 5 महीने तक तो वो है कि एकदम दे देते हैं यार कंपनी। तो आपकी ऑलमोस्ट आपके 4 लाख येन, अगर हम 2 लाख का एग्जांपल मंथली सैलरी लेके चलते हैं तो आपके वो 4 लाख हो जाते हैं। उसके अलावा आपका कुछ ओवर टाइम होता है या फिर कंपनी आपको मंथली सैलरी में कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस देती है, लाइक आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया या फिर आपकी फैमिली आपके साथ में मैरिड है, बच्चे हैं तो बच्चों के नाम के अलाउंसेस हो जाते हैं। तो लगभग 1 से 2 मान के करीब आपका फैमिली अलाउंस हो जाता है, हाउस रेंट अलाउंस हो जाता है, फूड अलाउंस हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होती जाती है। तो आई वुड से कि आपको ना करते भी 2 लाख येन आपके हाथ में, अगर आप ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा है तो आपको इजीली मिल जाते हैं। ठीक है। तो भाई ये था भाई ग्रेजुएशन, मतलब कि आपने फ्रेशर हो, ग्रेजुएशन अभी जस्ट करी है ना। तो यार भाई की मतलब कि यार जो यार तेरी कंपनी थी उसमें भी मतलब कि स्टार्टिंग यही आई थी है ना। सैलरी मेरी यार अमेरिकन कंपनी है ना, तो रूल रेगुलेशन अलग है, हमारे आवरली के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। बट मेरी कंपनी फ्रेशर नहीं लेते, फ्रेशर नहीं लेते, एक्सपीरियंस लेते हैं। सैलरी अगर टेक्निकल की बात करूँ तो 10 लाख के आसपास है महीने की, स्टार्टिंग 10 लाख जापानीज येन के आसपास है। पर उसमें हाँ एक्सपीरियंस ये 5-6 साल का टेक्निकल चाहिए। अच्छा। मतलब हार्डकोर बंदा टेक्निकल होना चाहिए, 5-6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 10 लाख के आसपास मंथली सैलरी। हाँ स्टार्टिंग कुछ नहीं है ना, वही सैलरी है। मतलब अच्छा, रोल के हिसाब से डिसाइडेड है। कोई रोल है, इस रोल पे जैसे कोई मान लो कि प्रोग्रामर है जो सिस्टम को बिल्ड कर रहा है, पूरा प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो 10 लाख उन्होंने फिक्स कर रखी है। कोई बंदा सपोर्ट में है तो उसकी जैसे मान लो कि 6 लाख फिक्स कर रखी है, तो उन्होंने ऐसे सैलरी फिक्स कर रखी है। पर वो एक्सपीरियंस वाली बात है, जो तुम लोगों ने बताया वो सारा वो था कि बंदा फ्रेशर है, जिसको वर्क लाइफ से कोई मतलब नहीं है, उसको बस स्टार्ट करना है अपना कैरियर, उसके लिए एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो बंदा अगर टेक्निकल है, जैसे मेरे साथ मुझे जो लगता है, अगर एवरेज सैलरी की बात करें, बंदा टेक्निकल बहुत अच्छा है और लैंग्वेज वाइज उसके पास N3 अगर है तो 5 लाख से ज़्यादा सैलरी मिल जाती है यहाँ पर। ये है एक स्टार्ट प्राइस मुझे जो लगता है। अगर बंदा टेक्नोलॉजी में अगर स्ट्रॉन्ग उसकी कमांड है तो 5 लाख से स्टार्ट होती है और ऊपर कितनी भी जा सकती है। 15-15 लाख वाले भी देखें यार महीने के। तो उस केस में ऐसा हो जाता है ना, जैसे अभी इसने बताया यूएस की जो कंपनीज होती है ना वो लोग आपको बोनस नहीं देते। तो आपके जैसे मैंने बताया कि
सैलरी प्लस आपका बोनस करके आपका जो अमाउंट है आपका ऑलमोस्ट आपका ना, अगर हम ऑन एन एवरेज एक साल का इनकम लेके चलते हैं तो एक साल में हमारा क्या होता है ना, जापानीज जो ट्रेडिशनल गैप, मैं फिर से वर्ड चेंज करूँगा अपना, ट्रेडिशनल जापानीज कंपनीज। तो ट्रेडिशनल जापानीज कंपनीज क्या करती हैं, एक लाइफ लॉन्ग बंदे को लेके अपने साथ जोड़ के रखने के लिए उनका कुछ पार्ट ऐसा रख लेते हैं कि आपको सैलरी का अमाउंट कम दे रहे हैं कि हाँ भाई आपने अब 2 लाख या मंथली में अपना लाइफस्टाइल पे करने का आपने फिक्स कर लिया कि आप 2 लाख में इजीली अपना सर्वाइव कर सकते हैं फैमिली के साथ में, आप अपना लाइफस्टाइल उस अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, फिर आपको बोनस मिलता है तो एक अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है ना इंसान को, सेविंग्स हो जाती है, तो डायरेक्ट सेविंग्स होगी। बोनस सीधी यहाँ पर जापानी के हिसाब से ना डायरेक्ट सेविंग bonus- या कोई बड़ी चीज घर लेना, कुछ इन चीजों के लिए वो एकदम वो रखते हैं साइड करके। तो बोनस आपकी सेविंग हो जाती है। उसके बाद जब आप लोगों की जॉब खत्म होती है ना, जब आप रिटायर होते हैं तो आपको वहाँ पर तब आपको मिलते हैं रिटायरमेंट अमाउंट एक मिलते हैं, वो अमाउंट आपका एक ह्यूज अमाउंट होता है कि लाइक आप जैसे इंडिया में पेंशन वेंशन का होता है ना कि एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है, तो वो सब चीज़ें मिलती हैं। जापानीज़ कंपनीज़ में काम करने के ये बेनिफिट होते हैं जापान में। लाइक अदर कंट्रीज़ में जाके ऑब्वियसली उन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग उनके नए रूल्स होते हैं, सब चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन आई बिलीव यूएस कंपनीज़ जो होती हैं, यूएस बेस्ड जो कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ में वैसा ना होते हुए आपको बोनस नहीं मिलता। फर्स्ट पॉइंट, आपको बोनस नहीं मिलता, आपका जो कुछ भी है आपको मंथली मिल गया, खत्म वहीं पर। उसका ना एक थिंकिंग प्रोसेस जापान का क्या होता है कि बंदा जॉब करता है तो ऐसा होता है कि इसी कंपनी में लाइफ टाइम जॉब करूंगा, या जैसे कि अपनी आधी उम्र एक कंपनी को दे दी, फिर बाद में कुछ हुआ तो उसने चेंज कर लिया। बाहर अपनी कंट्री में इंडिया में देख लो यार, एक बंदा 3-4 साल अगर एक कंपनी में टिक जाता है तो वो ऐसे सोचता है कि बहुत दे दिया इस कंपनी को, तब तो चेंज जॉब बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उनके फिर वो उनकी एक्सपेक्टेशन बंदे की क्या होती है, मुझे पैसा चाहिए, सैलरी ज़्यादा चाहिए, तो वो फिर उस हिसाब से अपने रूल बना के रखते हैं। तो इसलिए अब इनमें क्या होता है, इनमें तुम्हारी सैलरी आएगी, उसके अलावा तुम्हारे अगर किसी कंपनी के बेनिफिट्स होते हैं तो वो जैसे कि अपने शेयर में कुछ पार्टिसिपेट जो भी है, एक्स्ट्रा बेनिफिट छोटे मोटे हो जाएंगे, पर जापानीज कंपनी की तरह एक्स्ट्रा बेनिफिट इतने ज़्यादा नहीं होते, मतलब अगर बाहर की कंपनियों में देखा जाए तो यूएस का जो वर्किंग कल्चर है या फिर इंडिया का जो वर्किंग कल्चर है उसका जो डिफरेंस आता है जापान के साथ में अगर हम कंपेयर करके देखते हैं, तो यूएस में लोग ना बहुत जल्दी, जहाँ तक मैंने जाना है, जहाँ तक मैंने सुना है लोगों से, मेरे एक्सपीरियंस में यूएस के लोग जॉब ज्वाइन करते हैं, थोड़ा टाइम करते हैं और जल्दी ही छोड़ देते हैं। लेकिन जापानीज लोग जो है ना, अगर एक किसी जापानीज इंसान ने कहीं पर जॉब स्टार्ट कर दिया तो वो लाइफ लॉन्ग उसी कंपनी के साथ जुड़ा रहता है, वहीं पर ही कंटिन्यूस काम करता रहता है। या फिर आजकल रिसेंटली अभी क्या है ना, जो जनरेशन चेंज हो रही है तो बाहर अदर कंट्रीज से भी कुछ ना कुछ वहाँ का कल्चर अडोप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग भी जॉब स्विच करने लग गए हैं, लेकिन अभी उस लेवल तक नहीं है कि 6 महीने में स्विच कर लिया। लाइक रिसेंटली मैंने इंडिया में भी काफ़ी लोगों का सुना है कि 1 साल जॉब करके स्विच कर लेते हैं तो एकदम हाइक हो जाती है। लेकिन जापानीज़ कंपनीज़ में अगर आप जॉब स्विच करते हो ना, तो भी जो मैंने बताया ट्रेडिशनल जापानीज़ कंपनीज़ के इनके अपने पैरामीटर्स हैं, सब कंपनीज़ के ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ ना कुछ लेवल पर आके एक दूसरे से मैच करते हैं। तो आप लाइफ लॉन्ग काम करते हैं तो एट दी एंड आपको किसी भी कंट्रीज़ के, लाइक जो किसी भी कंट्री की कंपनी जो जापान में काम कर रही है, उनसे आपका जो लाइफ लॉन्ग का जो आपका स्पैन है, उस स्पैन के अंदर आपकी जितनी टोटल इनकम है उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस आएगा तो सिर्फ ये कि आपको मंथली कितना मिल रहा है और आपको आपके जॉब के एंड में कितना मिल रहा है। तो भाई ठीक है यार, आपको पता चल गया होगा बिना सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी यार मतलब कि ना एज अ फ्रेशर अगर आप जापानीज़ ट्रेडिशनल मतलब कि जापानीज़ कंपनी में जा रहे हो तो मोटी मोटी सैलरी ना आपकी 20 से 22 मान होती है एवरेज, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है थोड़ी, वो आपको मतलब कि डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करती है ये चीज़, ठीक है। और बोनस भाई जैसा बताया ना, जतिन भाई ने बताया बोनस यार, तो ना जापानीज़ कंपनी में अगर आप जा रहे हो तो ना आपको हर 6 मंथ में ना एक बारी बोनस मिलेगा, हर 6 महीने में, तो मतलब साल में 2 बार ही आपको बोनस मिलेगा ही मिलेगा। कुछ कंपनीज में होता है साल में 3 बार भी मिलता है, मोस्टली कंपनीज में साल में 2 बार होता है। आपका जुलाई में जो नात्सुई यासुमी होती है, उस नात्सुई यासुमी यानी कि समर वेकेशंस के जस्ट बिफोर कि आप अपने यासुमी को, जो आपका जो वेकेशन पीरियड है, उसको अच्छे से एंजॉय कर पाओ। और सेकंड आपको मिलता है दिसंबर के स्टार्टिंग में, क्योंकि दिसंबर के एंड में आपका जो है आपका न्यू ईयर वेकेशंस होती है, तो लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं। उस टाइम पर ना आप एक ह्यूज अमाउंट यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा इंडिया में भी ना, दिसंबर में हो गया या फिर अप्रैल के आसपास में हो गया, बहुत सारे जापानीज़ लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोल्डन वीक जो कि आपका अप्रैल के पास में होता है, अभी रिसेंटली गया ही है जस्ट वो, तो नात्सुई यासुमी जो कि आपके समर वेकेशन जुलाई के आसपास में होते हैं, या फिर आपका ईयर के एंड में आते हैं, न्यू ईयर की वेकेशंस होते हैं, क्रिसमस वगैरह की वेकेशंस होते हैं जो कि दिसंबर में होते हैं। तो ये 3 जो आपके जो लॉन्ग वेकेशंस होते हैं, लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं बेसिकली ये, इन वीकेंड्स के टाइम पर 3 बार बोनस देने वाली कंपनीज भी होती हैं, और कुछ एक होती है जो सिर्फ 2 बार देती है, वो उनका अपना टाइम डिपेंड करता है, लाइक अप्रैल में या फिर दिसंबर में देती है, अप्रैल और जुलाई में देती है, या फिर जुलाई और दिसंबर में देती है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकते हैं, बट 2 या फिर 3 बार आपको बोनस मिलता है जापानीज़ कंपनीज में।
ठीक है भाई। तो यार बोनस मिलता है, तो बोनस मिलने की ना यार एक ही अच्छी बात है यार कि ना आपकी ना थोड़ी सी सेविंग्स हो जाती है। आप ना जैसे अगर अपनी सैलरी पूरी ना अपने लाइफस्टाइल में खर्च भी कर रहे थे ना, तो बोनस आने के बाद ना आप तो थोड़ी सी सेव कर सकते हो। तो यार बहुत अच्छा मतलब कि ये सब सिस्टम है यहाँ का। इसके अलावा यार जैसे युद्धि भाई है, युद्धि भाई ने आपको बताया कि यार उसकी कंपनी मतलब कि अमेरिकन है, उसमें बोनस नहीं मिलता, ठीक है। तो यार उस हिसाब से ना फिर सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है ना। नॉर्मल जैसे जापानीज़ कंपनी में अगर 2 लाख 2.5 लाख अगर आपको मिल रहे हैं, तो यार वही आपको ना अमेरिकन कंपनी में यार 3 लाख 3.5 लाख या 4 लाख तक भी मिलेंगे, ठीक है। बेसिकली कंपनीज में जब हायरिंग होती है ना, तो उस टाइम पर वो आपको आपका एक ईयर स्पैन देते हैं कि आपका एनुअल इनकम कितनी होगी इस कंपनी में काम करने पर। तो एनुअल इनकम में आपका एक फ्रेशर का या फिर 1 साल के एक्सपीरियंस, 2 साल के एक्सपीरियंस के आसपास ना ये आपको लगभग 400 से 500 मान का एक एनुअल अमाउंट दे देते हैं। कि अब वो 400 से 500 मान यानी कि 40 से 50 लाख जापानीज़ येन जो है वो आपको किस फॉर्म में देंगे, आपकी मंथली सैलरी ज़्यादा करके देंगे, आपके अलाउंसेस ज़्यादा करके देंगे, या फिर आपके जो बोनस में ज़्यादा करके देंगे, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। CTC हो गया ना, मतलब एक सिटी से आपका कॉस्ट टू 50 मतलब लाख येन ईयरली कॉस्ट एक बंदे का कितना है, तो वो उसको कैसे डिवाइड करके उस तक पहुंचाती है, वो अलग अलग वे में पहुंचा देती है। बिल्कुल। ठीक है भाई। तो यार ये था भाई आज का टॉपिक। और यार पता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये मत सोचना यार कि अगर 2 लाख है तो 2 ही लाख है। अगर जो बंदे यार इंडिया से ना मतलब कि एज आ एक्सपीरियंसड आ रहे हैं ना, इंडिया से एक्सपीरियंस्ड बंदे आ रहे हैं यहाँ पे आने के बाद, फिर वो मतलब कि अगर जॉब लेने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली यार उनकी सैलरी ना बहुत हाई होएगी एज अ फ्रेशर कंपेयर टू फ्रेशर, ठीक है। तो वो चीज़ ना मतलब कि आपको सोचनी है कि ना कहते हैं यहाँ पे अगर आपको इंडिया में भाई बढ़िया सैलरी मिल रही थी, 2 लाख मिल रही थी, है ना, तो उसके हिसाब से ना आपको भाई यहाँ पे हो सकता है यार वो वाले उस वाले बंदे को ना 2 लाख जिसको मिल रही थी भाई उसको 10 लाख भी मिल जाए यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे भाई पर मंथ ना 10 लाख लेने वाले बंदे भी हैं बहुत सारे। हमारे नोन में ही ऐसे बंदे हैं जो ना 12-12 13-13 लाख पर मंथ उठा रहे हैं, ठीक है, सैलरी। हाँ, आपकी ना सैलरी यहाँ पर हाइक कर सकती है, 10 से 12 लाख येन भी आप मंथली ले सकते हैं। लाइक बोनस अलग से आपका इतना कुछ आपका बोनस भी बाद में ऐड होगा। ये ट्रेडिशनल जापानीज़ कंपनीज की बात करें तो 10 से 12 लाख आप मंथली सैलरी ले सकते हैं। उसके लिए ना आपकी कंपनी की आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। लाइक आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, या फिर आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, मैनेजमेंट में है तो आपके मैनेजमेंट स्किल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके साथ साथ में ना आपकी अगर जापानीज़ स्किल्स अच्छी है ना, क्योंकि अगर आप जिस लेवल के भी नवीन ने बात की कि 10 से 12 लाख सैलरी मिलती है, तो ऑब्वियसली वो आपका ना टीम लीडर हो गया या फिर मैनेजर लेवल हो गया, कुछ ऐसे लेवल पे चले जाते हैं। और अगर आप मैनेजिंग लेवल पर चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको अपने अंडर में काम करने वाले जापानीज़ लोगों के साथ डील करना होता है। और जापानीज़ को सबको इंग्लिश नहीं आती ना, तो उसके लिए अगर आपकी जापानीज़ लैंग्वेज स्किल्स अच्छी है, आपकी जो भी अपना फील्ड से जिस फील्ड से भी आप हैं उस फील्ड की आपकी स्किल्स अच्छी हैं और आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो उस केस में आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हैं जापान में रहकर भी, और एक अच्छा इनकम ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो यार आई होप यार आपको ना आइडिया हो गया होगा कि यार जापान के अंदर ना सैलरी कितनी कितनी मिलती है ना, क्या क्या हिसाब किताब होता है, क्या नहीं होता। तो भाई यार यही थी सैलरी, ठीक है। सैलरी मतलब स्टार्ट होती है 2 लाख 2.5 लाख से, और यार वो जाती है ऊपर 15 लाख 20 लाख वाले भी बंदे हैं, ठीक है। तो यार ये था पूरा आज कहते हैं आज की वीडियो का टॉपिक कि कहते हैं सैलरी कितनी होती है जापान के अंदर। आई होप आपको ना पूरी मतलब कि समझ में आ गया होगा, आइडिया मिल गया होगा कि आपको जापान के अंदर कितने मिल सकते हैं ना। तो यार आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको कुछ भी यार अगर डाउट हो ना तो कमेंट में, तो आपको पता है यार कि कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो यार आपको ना मतलब कि समझ आ गया होगा, है ना। तो आपको मिलते हैं यार फिर ना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय। और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक अगर अभी तक नहीं करी है तो, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।